अब बात आती है भाषा के रूप कितने होते हैं, ये हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है। ठीक है, भाषा के रूप क्या है कि अनेक प्रकार के भाषा के रूप भी होते हैं। भाषा यानी अभिव्यक्ति के जितने रूप हैं, भाषा के भी उतने ही रूप हो सकते हैं। ठीक है, चाहे अगर देखा जाए तो अध्यापक हो गया, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारी या किसान, सभी समुदायों की भाषा क्या होती है, एक तरह से परस्पर भिन्न होती है। फिर उसके अंतर को भाषा वैज्ञानिक ही नहीं, एक सामान्य व्यक्ति भी सहज अनुभव कर सकता है ना। अध्यापक बोलेगा उसकी भाषा अलग है, वकील की भाषा अलग हो जाएगी, कोई डॉक्टर क्लर्क होगा उसकी भाषा अलग होगी। तो ऐसे ही भाषा के वक्ता, श्रोता, परिवेश इस आदि की भिन्नता के कारण भाषा के अनेक रूप हो जाते हैं। कुछ रूपों की यहाँ हम चर्चा करेंगे जो हमारे सिलेबस में भी है। एक बात आती है पहली, मानक भाषा। मानक भाषा क्या है, ये भाषा का सबसे आदर्श और परिनिष्ठित रूप माना गया। और आदर्श और परिनिष्ठित इसलिए माना गया, कहा गया, क्योंकि व्याकरण से शासित होने के कारण इसे टकसाली भाषा भी कहते हैं। ठीक है, कोई भी भाषा पहले बोली के रूप में जन्म लेती है, उसका प्रारंभिक रूप काफी अनगढ़ होता है, फिर मनुष्य घर परिवार में उसका प्रयोग करता है, और जैसे जैसे विकास होता जाता है भाषा का एक सीमा, उसकी दायरा भी उसको बढ़ता जाता है, और उसे एक परिमार्जित रूप की जरूरत होती है। तो जब वो परिमार्जित रूप कहाँ पर आता है, जब वह शिक्षा, न्याय, प्रशासन, पत्र व्यवहार, पत्रकारिता और साहित्य सृजन की भाषा जब बन जाती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, एक तरह से परिमार्जित भाषा कह सकते हो। यहाँ पर शिक्षित वर्ग उसका प्रयोग औपचारिक कामों में करने लगता है। भाषा के इस व्याकरण और परिमार्जित रूप को, यानी जो व्याकरण सम्मत रूप है, परिमार्जित रूप है, इसी को हम क्या कहते हैं, मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, जो शिक्षा के क्षेत्र में, न्याय व्यवस्था में, प्रशासन में, पत्र व्यवहार में, साहित्य सृजन में की जो भाषा बन जाती है वो मानक भाषा हो गई। उदाहरण के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी, ये सभी क्या है, मानक भाषाएं हैं। इनका साहित्य भी है, इनको हर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये मानक भाषा की बात होगी। अब बात आती है उपभाषा किसे कहते हैं। कहते हैं ना कि इस भाषा की उपभाषा कोई बताइए। तो उपभाषा नाम की कहते हैं कोई चीज होती ही नहीं। अगर भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि इस ना ऐसा कोई चीज होती ही नहीं उपभाषा नाम की, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से उपभाषा का अस्तित्व भी असंदिग्ध है। यानी कभी कोई भाषा राजनीतिक, सामाजिक कारणों से इतना विस्तार पा लेती है कि उसके अनेक मानक रूप स्थापित हो जाते हैं। मानक रूप की बात करें, जैसे हम लोग कहते हैं ना, उदाहरण इसमें देखिए, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, है ना, ये अंग्रेजी की उपभाषाएं कह सकते हो आप। वर्तनी, उच्चारण, प्रक्रिया, भाषिक गठन में ये एक दूसरे से काफी भिन्न होती हैं। तो जब किसी भी भाषा का एक तरह से सामाजिक, राजनीतिक कारणों से वो बहुत विस्तारित रूप पा लेती है, तो उसके अनेक मानक रूप स्थापित हो जाते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, उपभाषाएं कह सकते हैं। हिंदी में उपभाषा के रूप की बात करें तो हिंदी काफी व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, और उसके 5 बोली समूह हैं। हम पढ़ते हैं ना, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बोलियां पश्चिमी हिंदी में आती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो मध्य देश की भाषा पूर्वी हिंदी है, बिहार की बिहारी हिंदी, राजस्थान में राजस्थानी हिंदी, है ना, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ी हिंदी की बोलियां बोली जाती हैं। तो ये क्या हो गई, ये 5 बोली समूह भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। इनका विकास भी भिन्न भिन्न प्राकृत और अपभ्रंशों से हुआ है, जो हम पढ़ेंगे आगे, है ना। तो लेकिन इनको हम स्वतंत्र भाषाओं के रूप में मान्यता नहीं कैसे दे सकते। अगर कहें कि बिहारी हिंदी एक स्वतंत्र भाषा है या पहाड़ी हिंदी एक स्वतंत्र भाषा है, तो हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसे हिंदी की उपभाषा कहना ही युक्त संगत होगा। ठीक है, और कोंकणी जो कहाँ बोली जाती है, गोवा में, है ना। तो ये मराठी की उपभाषा है। कोंकणी क्या हो गई, मराठी की उपभाषा है, जिसका अपना व्याकरण है, अपनी बोलियां हैं और अपना साहित्य भी है। तो ऐसे ही ये तो उपभाषा क्या हो गई, जब किसी भी भाषा का एक विस्तृत दायरा हो जाता है, विस्तृत क्षेत्र में किसी राजनीतिक और सामाजिक कारणों से वो यानी फैलने लगती है, तो उसके अनेक मानक रूप बन जाते हैं, और वही क्या कहलाते हैं, उपभाषा कहलाते हैं। बोली क्या अब तीसरा रूप आता है भाषा का, बोली।
बोली का मतलब बोलना धातु से इसकी उत्पत्ति हुई, और ये भाषा का वह रूप होता है जो घर परिवार में प्रयुक्त होता है। अगर हम कहें जो हम घर में बात करते हैं और कहीं हम किसी स्कूल या कॉलेज में जब बात करेंगे तो हमारी भाषा अलग हो जाती है ना। एक हम सदी हुई और व्याकरण एक तरह से अच्छी मानक भाषा बोलने की कोशिश करते हैं, तो जो हम घर परिवार में प्रयुक्त करते हैं वो बोली हो गई। तो तात्विक दृष्टि से भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं देख होता है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पे बात करें तो दोनों में भिन्नता भी है। भिन्न व्यापकता, प्रयोग, व्याकरण, बोधगम्यता, लिपिबद्धता, विभिन्न क्षेत्रों में ये भिन्नता मिलती है। यानी उसके प्रयोग में भी भिन्नता होगी, व्याकरण में भी भिन्नता होगी, समझने में भी हमें उसमें अंतर होगा, लिपिबद्धता लिखने के ढंग में भी उसमें कोई ना कोई अंतर हमें मिलेगा। ठीक है, तो बात अगर करें तो बोली अंतर अगर क्या है कि बोली का क्षेत्र भाषा की तुलना में छोटा होता है। जैसे हिंदी हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश तक फैली है, परंतु उसकी जो बड़ी बोली कौरवी है वो केवल 10 जिलों में बोली जाती है। यानी कि खड़ी बोली जिसको हम कहते हैं वो केवल 10 जिलों में ही बोली जाती है। इसका एक अपना एक ये बोली हो गई। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी दिल्ली में भी, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, बिहार सब जगह बोली जाती है। अगर लेकिन कहे कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, अब भोज यानी वहां जाएंगे बिहार में, ठीक है, गोरखपुर साइड जाएंगे तो वहां भी क्या बोली जाएगी। हम तो नहीं कहने की खड़ी बोली बोली जाती है, उसका अपना एक क्षेत्र है। तो भाषा की बोली की तुलना में भाषा का क्षेत्र छोटा होता, सॉरी, भाषा की तुलना में बोली का क्षेत्र छोटा होता है। बोली का प्रयोग घर परिवार अनौपचारिक बातचीत में होता है, किंतु भाषा साहित्य, लेखन, पत्र व्यवहार, पत्रकारिता, प्रशासन, उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा सभी क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग होता है। और बोली व्याकरणिक दृष्टि से काफी उन्मुक्त होती है, जबकि भाषा व्याकरण के नियमों से अनुशासित होती है। ठीक है, भाषा क्या है, व्याकरण के नियमों से अनुशासित होती है, और इस अनुशासन के कारण ही उसे परिनिष्ठित भाषा कहा गया। भाषा को क्या कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा कहा गया। बोली को हम परिनिष्ठित नहीं कह सकते, नित्य परिवर्तनशील भी वस्तु है भाषा। तो ये भी, और बोली से ही परिनिष्ठित भाषा का विकास होता है। बोली ही क्या होती है, आगे चलकर परिनिष्ठित भाषा ही बनती है। उदाहरण के लिए कहा जाए, मानक हिंदी क्या है, खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप है। खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप ही क्या है, मानक हिंदी। मानक हिंदी की बात हमने करी कि क्या है, जो पत्र व्यवहार में है, शिक्षा के क्षेत्र में, अदालतों में प्रयोग होती है, मानक हिंदी। और ये जो खड़ी बोली है इसी का एक शुद्ध परिनिष्ठित रूप ही मानक हिंदी बनता है जाकर। हिंदी की ध्वनियां, संज्ञाओं, सर्वनाम, क्रियाओं के रूप में भी उसके स्रोत भाषा खड़ी बोली से ग्रहण किए गए। ठीक है, बोधगम्यता की दृष्टि से बात करें तो बोली और मानक भाषा में स्पष्ट अंतर होता है। एक सामान्यतः एक भाषा की बोलियां परस्पर बोधगम्य होती हैं, जबकि दो पड़ोसी भाषाएं उस सीमा तक बोधगम्य नहीं होती। यानी कि अगर आप कहें कि आप एक हिंदी है और एक आपकी मलयालम है, क्या दोनों आप उसी रूप में समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। लेकिन अगर हिंदी की ही अगर एक राजस्थानी हिंदी है और बिहारी हिंदी है तो आप काफी हद तक समझ सकेंगे, है ना। तो ये दोनों में अंतर है मूलभूत। बोधगम्यता भी होता है, भाषा की जो बोलियां होती है वो आसानी से बोधगम्य होती है। ठीक है, और साहित्य सृजन में भी मानक भाषा का हम प्रयोग करते हैं। पाली साहित्यिक, प्राकृतिक, अपभ्रंश, मैथिली, राजस्थानी, अवधी, ब्रजभाषा, ये सब क्या है, तत्कालीन मानक रूप का प्रमाण है उस समय जो जिसमें साहित्य रचा गया, और ये भाषाएं बोलचाल में भी प्रचलित रही। फिर तो इस तरह से ये क्या हो गया, हमारा बोली हो गई। ठीक है, अब बात आती है भाषा के अगले स्वरूप की, उपबोली। उपबोली क्या है, उपभाषा की तरह कहते हैं, उपबोली भी भाषा का एक व्यवहारिक भेद ही कह सकते हो आप। जैसे कि हमने कहा कि उपभाषा भी कुछ भाषा नहीं होती, दायरा बढ़ जाता है तो उसके विभिन्न रूप हो जाते हैं, मानक भाषा, मानक रूप हो जाते हैं। तो उपबोली क्या है कि जब कोई बोली सामाजिक या भौगोलिक कारणों से काफी व्यापक क्षेत्र में फैल जाती है तो उसके भी कुछ उपभेद विकसित हो जाते हैं, उन्हें उपबोली हम कहते हैं। एक बोली की उपबोलियां परस्पर 100% बोधगम्य होती है। यानी एक बोली की जो उपबोलियां होती है 100% बोधगम्य होती है, हम समझ सकते हैं उनको। ठीक है, केवल उच्चारण प्रक्रिया या शब्दावली में अंतर हो सकता है। जैसे कहें उदाहरण के लिए, खानदेश की बोली जो है अहिरानी, अहिरानी की गुंजरी, पावरी, ये क्या है, उपबोलियां हैं। ये नोट डाउन कर सकते हैं। अहिरानी भाषा की जो कि या रानी जो बोली है
ठीक है, उसकी गूंजरी और पावरी 2 उपबोलियां हैं। तो होता क्या है कि विस्थापित लोगों का कोई समुदाय जब किसी अन्य बोली के क्षेत्र में जाकर बस जाता है, तो कुछ पीढ़ियों के बाद वो अपनी स्थानीय बोली को अपना लेते हैं, लेकिन किंतु अपनी मूल बोली का प्रभाव उनकी बोली पर शेष रह जाता है, और वह उस द्वीप की क्या बन जाती है, उस जगह की उपबोली बन जाती है। ठीक है, खड़ी बोली के क्षेत्र में अगर मुरादाबाद जिले के पछाड़ जाटों की उपबोली इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो ये भी क्या है, उपबोली है। तो कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने उपबोली के लिए पेटवा शब्द का प्रयोग किया है, ये नोट डाउन करिएगा। पेटवा शब्द का प्रयोग किया गया उपबोली के। ये फ्रेंच भाषा के पटाइस से व्युत्पन्न है, लेकिन भारतीय संदर्भ में उपबोली शब्द ही सबसे सार्थक होता है। पेटवा कोई नहीं समझेगा, लेकिन उपबोली सभी समझते हैं। तो पेटवा शब्द याद करने के लिए परीक्षा की दर्शक। फिर 5वां प्रकार आता है भाषा का अपभाषा। अपभाषा क्या है, इसे अंग्रेजी में स्लैंग कहते हैं। स्लैंग, ये भाषा का संस्कार शून्य रूप होता है। भाषा का संस्कार शून्य मतलब जिसमें ना भाषिक आदर्शों का ख्याल रखा जाता है, ना सामाजिक आदर्शों का ख्याल रखा जाता है, इसलिए इसको स्लैंग कहा जाता है, अपभाषा। नहीं, लोग कहते हैं कि अब भाषा में मतलब है ना, वैसी भाषा में बात मत करिएगा, अपनी अगर रोज की भाषा में कहे तो उसको कुछ दूसरा शब्द हम प्रयोग करते हैं। तो अपभाषा, तो जिसमें ना हम भाषिक आदर्शों का ख्याल रखते हैं, ना हमारे सामाजिक आदर्श होते हैं, अश्लील और असभ्य शब्दों का हम प्रयोग कर देते हैं, गाली गलौज और अपशब्दों की, ये सभी क्या है, इस अपभाषा की विशेषताएं हैं। जब हम गाली गलौज का भी प्रयोग करते हैं, चोरी डकैती, देह व्यापार, शराब, ये सब अवैध धंधों में लिप्त जातियों की बस्तियों में ऐसी भाषा हम देख सकते हैं, है ना। कुछ कबीलों और गवार, मतलब गवार जातियां नहीं होती, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, जो उस चीज को समझते नहीं है ना, तो वो क्या है, ऐसे जब वो लोग जब ऐसी भाषाओं का, इस गंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो भाषा अपभाषा कहलाती है। ठीक है, अपभाषा की संकल्पना समाज भाषा विज्ञान की देन है। प्रत्येक भाषिक समुदाय में कहते हैं श्लील और अश्लील 2 अपनी धारणाएं होती हैं। तो इसलिए जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो एक अभिव्यक्ति जो बुद्धिजीवी वर्ग में अश्लील मानी जाती है, किसानों और मजदूरों के समुदाय में एक सामान्य भाषा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या है, हम अपभाषा क्या है, सीधे से हम ऐसे समझ सकते हैं जहां हम व्याकरणिक नियमों की स्पष्ट अवहेलना देखते हैं। ठीक है, और बहुत ऐसे कुछ गंदे मतलब शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो हमारी अपभाषा कहलाती है। कूट भाषा की बात करें, कूट भाषा का उद्देश्य क्या होता है, नियत श्राव्यता, यानी कि कई बार क्या होता है कि कोई भी वक्ता है जब अपने कथन को किसी विशिष्ट व्यक्ति तक ही सीमित रखना चाहता है, मान लीजिए कहते हैं ना कोड वर्ड में बात कर ली हमने, तो जब हम अपनी बात को केवल आप तक ही सीमित रखना चाहते हैं, तो हम कूट भाषा का प्रयोग करते हैं। वकील का होता है जब वकील लोग जब अपने अनपढ़ मुवक्किलों से, जब कोई अनपढ़ मुवक्किल होता है तो कहते हैं कोई बात छिपानी होती है, अंग्रेजी में बात कर लेते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होती अंग्रेजी। सिंधी या गुजराती अपने महाराष्ट्रियन ग्राहकों के सामने गुप्त या मातृभाषा में बात करते, मतलब कोई किसी व्यक्ति विशेष का नाम इसमें नहीं, मतलब कोई भी वक्ता या श्रोता जब कोई एक ऐसी भाषा नहीं जानते हो जो अन्य उपस्थित लोगों की समझ में ना आए, उस समय उस भाषा में बात करना कूट भाषा कहलाता है। ठीक है, इस हल के लिए कूट भाषा की रचना होती है, उसे केवल वे ही लोग समझ पाते हैं जो कूट भाषा की कुंजी से परिचित होते हैं। ठीक है, तो राग दरबारी उपन्यास का यहाँ उदाहरण दिया गया है। श्रीलाल शुक्ल ने एक कूट भाषा का उल्लेख किया है, जैसे जिसे शिवपालगंज के युवक बोलते थे। प्रत्येक रचना प्रत्येक व्यंजन के बाद अर्थ जोड़कर होती थी, जैसे किसी को कहना है साला बदमाश। तो इसका कूट भाषा में रूपांतर होगा कि सरफाला बरफद मार्श हफें, ऐसे करके इन्होंने ऐसे मतलब इस तरह से कूट भाषा उसमें बनाई गई। जब आप राग दरबारी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फणीश्वर रात रेणु ने पंचलाइट में एक लड़की अपनी सहेली के सामने अपने प्रेमी का नाम लेती, तो चिके चिद चिन्ह यानी ऐसे नाम बोलते, यानी जिसका मतलब होता है गोधन। तो एक ऐसे ही कूट भाषा में कोई भी बात कर देना जो जहां पर केवल आमने 2 ही व्यक्ति जिसको समझ रहे हो, जो अगर हमें तीसरे को नहीं वो बात सुनानी है समझानी है, तो हम ऐसी कूट भाषा में बात करते हैं जो केवल 2 को ही समझ में आए।
तो प्रत्येक वर्ग के पहले ची लगाया गया। ठीक है, इस शैली में शाम को मिलना को साचिम चिको चिमचिलाना कहा जाएगा। तो ये कूट भाषा है, ये अपने मन से नहीं बना दी गई, इसमें एक तरह से बनाई गई। ठीक है, कैसे कूट भाषा का प्रयोग होता है। तो कूट भाषा के निर्माण की तमाम संभावनाएं बताई गई हैं। अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके हम चाहे जितनी कूट भाषाएं बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कूट भाषा बनती है। फिर कृत्रिम भाषा। कृत्रिम भाषा क्या है? भाषा परंपरागत वस्तु है, हमने अभी पढ़ा। विभिन्न विभिन्न कारणों में हमें पता चला, तो विभिन्न कारणों से जब भाषा का स्वरूप बदलता रहता है परंतु उसका प्रवाह खंडित नहीं होता और ना ही कोई नई भाषा का निर्माण कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि मनुष्य की शक्ति और प्रयोग दृष्टि कहते हैं अपरिमित है, सब कुछ वो कर सकता है। तो यहाँ वो क्या करता है, नई भाषा का निर्माण भी वो कर सकता है। कृत्रिम भाषा के निर्माण के प्रयास भी हुए, तो इस तरह की गढ़ी हुई भाषा को हम कृत्रिम भाषा कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि किसी पिछली शताब्दी के मध्य में अंतरराष्ट्रीय संपर्क के लिए एक ऐसी कृत्रिम भाषा का निर्माण किया गया जिसे एस्पिरेंटो कहते थे। यानी अब दिल्ली में उसके अध्ययन अध्यापन की भी व्यवस्था की गई, अंतरराष्ट्रीय संपर्क के लिए वो भाषा बनाई गई। कई उत्साही लोगों ने वह भाषा सीखी, लेकिन कहते शीघ्र ही उनका उत्साह भी समाप्त हो गया। तो एस्पेरेंतो जानने वालों की संख्या 80-90 लाख तक पहुंच गई थी, लेकिन आज इस भाषा का नाम का केवल इतिहास रह गया। क्यों? क्योंकि इसमें केवल वही लोग समझते हैं, एक तो वक्ता और श्रोता, दो पक्ष आवश्यक है। आप सीख तो लेंगे, आप बोलेंगे किसके सामने, दूसरा भी होना चाहिए कूट भाषा के लिए, कृत्रिम भाषा के लिए। तो अगर शहर भर में 5 व्यक्ति या 10 व्यक्ति भी जान लेंगे तो परस्पर संपर्क नहीं होगा, इसलिए उसमें किसी ने रुचि नहीं दिखाई। ठीक है, तो जब अपनी कोई कृत्रिम नई भाषा बना ली जाती है, कृत्रिम गढ़ी हुई भाषा को कृत्रिम भाषा कह सकते हैं। एक होती अभिजात भाषा। अभिजात भाषा क्या है? इसे अंग्रेजी में क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाता है। उच्च वर्ग की भाषा होती है, जन सामान्य की भाषा इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि संस्कृत हो गए, ग्रीक, लैटिन भाषाओं की गणना किसमें होती है? अभिजात भाषाओं में होती है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कौन सी अभिजात भाषा है? ठीक है, तो संस्कृत, ग्रीक और लैटिन ये अभिजात भाषाओं में है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के उदय के समय जो संस्कृत क्या थी? अभिजात भाषा थी। केवल सवर्ण लोग ही इस भाषा का प्रयोग करते थे, यहाँ तक कि उच्च वर्ग की स्त्रियां भी संस्कृत नहीं बोलती थी। प्रथम शताब्दी के नाटककार भास के संस्कृत नाटकों में वर्ग के पात्र और स्त्रियां प्राकृत बोलते हैं, निम्न वर्ग के पात्र जो हैं, और स्त्रियां प्राकृत भाषा बोलते हैं। और ये परंपरा कालिदास के नाटकों से होती हुई उत्तरवर्ती, यानी साहित्य में भी देखा गया कि उच्च वर्ग केवल बोलता था, इसलिए इनको अभिजात कहा गया। ठीक है, संस्कृत की इस अभिजात ने उसको भारी क्षति पहुंचाई। बौद्धों ने साहित्य रचना के लिए पाली भाषा अपना ली, जैनों ने प्राकृत। बाद में अपभ्रंश और जैन और बौद्ध साहित्य की प्रमुख भाषा बन जाती है। तो ये हो गई अभिजात भाषा। ठीक है, फिर एक आती मिश्रित भाषा। मिश्रित भाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक अपरिचित भाषाओं के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक नई मिली जुली भाषा का जन्म होता है। इसे मिश्रित भाषा कहते हैं, पिजिन कहते हैं। एक पिजिन मतलब एक काम चलाऊ भाषा। पिछली शताब्दियों में जैसे कुछ व्यवसायी उद्योगपतियों ने अपने उद्योग स्थापित किए, काम करने के लिए कारखानों में स्थानीय मजदूरों की जरूरत पड़ी उनको, तो श्रमिकों की भाषा उद्योगपतियों की भाषा से भिन्न होती थी क्योंकि वो क्षेत्रीय थे। भाषिक संपर्क आवश्यक था, तो इस संपर्क के लिए इस भाषा को जन्म दिया गया। ये भाषाएं मिश्रित भाषा या पिजिन कहलाई। पिजिन मतलब कोई स्थानीय भाषा नहीं होती है, जब इस भाषा की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं तो ये भी समाप्त हो, मतलब जैसे सिंगापुर, श्रीलंका या आसाम, गोवा में अस्तित्व में आएंगे भारतीय ये मतलब भाषाएं। ठीक है, तो आसपास के लोगों से संपर्क स्थापित करने के लिए इस तरह की भाषा को लिया गया। तो इसमें लिंग, वचन और पुरुष के नियम शिथिल होते हैं। भाषा की संरचना तो स्थानीय रहती है, शब्दावली बाह्य प्रचलित हो जाती है। बम्बैया जो हिंदी भी, अगर बम्बैया हिंदी की बात करें तो ये भी क्या है? पिजिन का ही ये रूप, मिश्रित भाषा है। ठीक है, बम्बैया पिजिन ने विभिन्न कारणों से स्थायित्व प्राप्त, जैसे वो लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा बच्चा लोग इधर एजुकेशन का वास्ते आया है ना, ऐसे बोला उन्होंने, तो ये क्या हो गई? पिजिन हो गया।
दोनों उसकी मिली जुली भाषा हो गई। ठीक है, तो पिजिन किसी की मातृभाषा नहीं होती, पिजिन की आयु 1 पीढ़ी से अधिक नहीं होती, पिजिन का लिखित रूप नहीं होता, उसमें न साहित्य होता है लिखा जाता है, न पत्र। पिजिन का शब्द भंडार भी सीमित होता है, लेकिन हाँ बम्बईया पिजिन थोड़ा सा स्थायित्व प्राप्त कर लेगी। फिर अगला होता है क्रियाल भाषा का रूप। क्रियाल क्या है? मिश्रित भाषा का स्थायी रूप जो होता है वो क्रियाल कहलाता है। जब राजनीतिक या आर्थिक कारणों से दो अपरिचित भाषाएं बोलने वाले लोग एक स्थान पर बस जाते हैं तो एक मिश्रित भाषा का रूप अस्तित्व में आ जाता है। दोनों भाषाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और कालांतर में एक हो जाती हैं। ताजुजबेकी जो भाषा है ये एक ऐसी ही भाषा है। कुछ कौरवी खड़ी बोली बोलने के लोग रूस के प्रदेशों में जा बसे और आज भी हिंदी की बोली की गंध वहां विद्यमान है उनकी भाषा में, और उनमें ताजी और उज्बेकी भाषा की प्रवृत्तियां घुल मिल गई। और भोलानाथ तिवारी, इस भाषा की गणना भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी की बोलियों में से की है। तो ठीक है, तो क्रियाल का एक अन्य रूप है दो भाषा परिवारों के संधि क्षेत्र की भाषा में पाया जाना। ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद पिजन और क्रियाल में अंतर क्या है? पिजिन और क्रियाल में होती दोनों मिश्रित भाषाएं हैं, लेकिन अंतर है थोड़ा। अंतर क्या है? पिजिन अस्थायी होती है, क्रियाल स्थायी होती है। पिजिन के प्रति किसी का भावात्मक लगाव नहीं होता, क्रियाल के प्रति ऐसा अनुराग होता है। ठीक है, और पिजिन सूक्ष्म भावाभिव्यक्ति के अनुकूल नहीं होती और क्रियाल में सामर्थ्य होता है। पिजिन का साहित्य लोक साहित्य नहीं होता, क्रियाल का होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में जो कुछ इम्पोर्टेंट और भी चीजें हैं जैसे राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो हर परीक्षा में आते हैं, कल की क्लास में इसको पढ़ेंगे। और फिर भाषा की परिवर्तनशीलता के कारण या कुछ अन्य चीजों को भी हम लोग कल देखेंगे। किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है।